अच्छा जी, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किन किन चीज़ों से, किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपका बिलोंग करता है एक और चीज़ के साथ जिसको इन्वायरमेंटल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आपके कल्चर के ऊपर जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो इन्वायरमेंट का होता है। ठीक है। वो कहता है जी इसके अंदर आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हर वो बंदा नज़र आ जाएगा जो कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजंस, इन सब के साथ कनेक्टेड होता है। तो इनमें सबसे पहले वो बात कर रहा है कि जी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो जो लोग आते हैं वो पॉलिटिक्स है, आपका सोशियो कल्चर है, एक से ज़्यादा सोसाइटीज़ के अगर लोग हों तो उन तमाम की सोसाइटीज़ का भी इसके साथ लिंक होता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का भी बड़ा इसके साथ लिंक होता है। डेमोग्राफिक यानी कि आपका जेंडर वाइज, आपके वो एज वाइज तमाम चीज़ों को जो उनसे वो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फिर आपकी इकोनॉमी जो सी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो इकोनॉमी का आपके साथ क्या लिंक है, किस तरह से लिंक है, इस सारी चीज़ को देखा जाता है। फिर वो कहते हैं जी आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस का इसके साथ बड़ा लिंक होता है। इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर मैं बात करता जाऊँ तो इकोनॉमिक आपकी अप जा रही है, डाउन जा रही है अकॉर्डिंग टू ट्रेड साइकिल। अगर आपके मुल्क की जो सी तमाम परफॉर्मेंस अपवर्ड है तो उसको हम बूम कहते हैं, सारी परफॉर्मेंस डाउनवर्ड है तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। और बूम और डिप्रेशन इन दोनों का रिपीट होना इसको ट्रेड साइकिल कहा जाता है। तो आप किस फेज़ में है बिजनेस के, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस फेज़ में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबली आपका पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है। जैसे ओवरऑल आपकी पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी वही ट्रेंड होगा तकरीबन। ठीक है। तो वो कहते हैं जी इसके अलावा आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके सप्लायर्स, कस्टमर, आपकी पब्लिक और आपके कंपटीटर आ जाते हैं। ये वो सारे हैं जिनका आपका डायरेक्टली लिंक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद अगली बात वो जो कह रहा है वो कहता है जी इन्वायरमेंट क्या है। वो कहता है जी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फोर्सेस एन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट मे बी अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ठीक है। याद रखिएगा, वो तमाम लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ रहे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके हम एक इन्वायरमेंट बना देते हैं। वो कहते हैं जी सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग दोज कॉन्स्टिट्यूट्स दैट हैव अ डायरेक्ट इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द मैनेजर्स। वो तमाम लोग जिनका डायरेक्टली इनके साथ होता है, इनको इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। वो कौन कौन है? कस्टमर है। आप याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वो चीज़ बनाती है जो कस्टमर की नीड होती है, कस्टमर की डिज़ायर होती है। सेकंड, सप्लायर। आप हमेशा वो चीज़ बेचोगे जो लोगों की, आप खरीदार के हिसाब से सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। देन कंपटीटर है, आप क्या परफॉर्म कर रहे हो और आपका कंपटीटर क्या परफॉर्म कर रहा है। जब इन दोनों चीज़ों को मर्ज करूं तो यही चीज़ आपकी जो सी वो कंपटीशन में आती है। देन वो कहता है जी प्रेशर ग्रुप, वो तमाम लोग जो आपके डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इन तमाम को हम जो नाम देंगे वो देंगे सोशल ग्रुप। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, इन्वायरमेंट आपका जो सा है वो जर्नल इन्वायरमेंट भी है, जिनमें इंक्लूड्स द बोर्ड ब्रॉड कंडीशन दैट में अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें वो बड़ी बड़ी तमाम कंडीशंस आ जाती हैं जो कि आपके डिसीजंस को चेंज कर सकती हैं। जिनमें इकोनॉमिक कंडीशंस है, मैंने अभी बोला, आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, चेंज इन द डिस्पोजल इनकम क्या है, स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल क्या है। बिजनेस साइकिल मैंने फिर बोल दूँ, आपका अगर कीमत ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा तो प्रोडक्शन ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, यानी कि नए कारखाने लगेंगे। नए कारखाने लगेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम होगी। और इन सारी चीज़ों को जिसको कंबाइन कर दूँ तो इसी चीज़ को जो उनसे इकोनॉमिक कंडीशन कहा जाएगा। इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी जितनी अच्छी होंगी, आप बूम में होंगे, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ों को उल्ट कर दूँ तो डिप्रेशन में होगा, जिसको बदहाली कहा जाएगा। जब वो प्राइस कम है, प्रॉफिट कम है, प्रोडक्शन कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी ज़्यादा है, तो इस चीज़ को डिप्रेशन कहा जाता है। तो बूम में हो या डिप्रेशन में हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप जो कारोबार कर रहे हो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, उसके लिए कानून कौन कौन से हैं। जैसे अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसके लिए तो
पूरी दुनिया में कहीं पे कोई कानून नहीं है। पार्टनरशिप के लिए सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो तो उसके लिए तो पूरी दुनिया में कोई कानून नहीं है। पार्टनरशिप है तो उसके लिए 1932 का कानून है। आप कंपनी बना रहे हो तो उसके लिए 1984 का कानून है पाकिस्तान में, ठीक है, 1984 का। आपने अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो उसके लिए 1925 का कानून है। ये सारी की सारी चीज़ों को जज करना ये लीगल कंडीशंस में आ जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, आपके मुल्क की पॉलिटिक्स कैसी है, ठीक है, स्टेबल है या अनस्टेबल। याद रखिएगा जिस मुल्क की पॉलिटिकल कंडीशंस या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावर में होंगे, वो मुल्क हमेशा जो सा है वो अनइक्वल जस्टिस का सामना करना पड़ेगा। और जब ऐसी सूरत हाल हो, वो मुल्क कभी भी या वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके यहाँ पे तमाम चीज़ों को, ठीक है। ये कुछ लेजिस्लेटिव एक्ट के बारे में बात की है, जिसके बारे में मैंने सारी बात आपसे पहले भी की कि लेजिस्लेशन क्या होगी और किस तरह से होगी। अच्छा, इन्वायरमेंट जो सा है उसमें एक से ज़्यादा लोग अगर रह रहे हैं तो इसको सोशो कल्चर कंडीशंस कहा जाता है। याद रखिएगा, कारोबार के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर बात करूँ, यहाँ पे हिंदू भी मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे, यहूदी भी मिल जाएंगे, ईसाई भी मिल जाएंगे। इसी तरह आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपनी तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को किस तरह से डिवाइड करना है, इसका ताल्लुक़ आपको सोशियो कल्चर कंडीशन से भी होगा। उसके अलावा आपके मुल्क के अंदर पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं, बच्चों का क्या तनासब है। उसके अलावा आपके मुल्क की एजुकेशन लेवल क्या है, आपके मुल्क की पॉवर्टी लेवल क्या है, ये सारी की सारी डेमोग्राफिक लाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका भी ताल्लुक़ आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से होता है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा, ठीक है। जहाँ पे लोग लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जहाँ पे तमाम के तमाम लोगों को हार्डवर्कनेस होगी, ये सारी की सारी उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। और ये जितनी अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर रहे होंगे, वो कारोबार, वो ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज़्यादा आपको डेवलप होती हुई नज़र आएगी। दैन मुझे बात करें, वो कहते हैं टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैं। कुछ टेक्नोलॉजी आपकी जो सी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर। याद रखिएगा, दो तरह के लोग होते हैं, एक हाईली टेक्नोलॉजिकल या हाईली टेक्निकल स्किल्स होते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क है यहाँ पे आपको डिग्री तो नज़र आ जाती है, आपको एजुकेशन तो मिल जाती है, मगर आपको टेक्निकली स्किल्स नहीं दी जाती, ठीक है। याद रखिएगा, जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के एसेट्स के तौर पर, ठीक है। एक बंदे के पास डिग्रियों का ढेर लगा हो मगर एक्सपीरियंस ना हो, वो डिग्रियों का ढेर उसको एक्सपीरियंस का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं दे सकता, ठीक है। यही वजह कि आपको कहीं पे भी जॉब आती है तो वो जॉब के साथ आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक्सपीरियंस जो सा है वो कांट भी रिप्लेस एनी एजुकेशन। देन वो कहते हैं ग्लोबल कंडीशन है, आपकी ओवरऑल मार्केट के साथ साथ आपकी इकोनॉमी की पूरी ओवरऑल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। खाली आपने बिज़नेस अपना तो नहीं ना चलाना, आपका बिज़नेस जो सा जिस वक्त चलता है तो वो एक सोसाइटी का हिस्सा होता है जिसके अंदर कई लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपका कंपटीटर होता है, आपने उसको देखना होता है, उसके एक्शंस को जज करना होता है और उनके एक्शंस के मुताबिक अपने आप को मैनेज करना होता है। वो सारी की सारी चीज़ें ग्लोबल कंडीशंस में आ जाती हैं। उसके बाद वो कहते हैं हाउ एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द मैनेजर, कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट्स होते हैं, अफेक्टेड होते हैं इन तमाम डिसीजन से, इन तमाम चीज़ों से। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे अफेक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं जी, असेसिंग इन्वायरमेंट अनसर्टेनिटी डिटरमिन बाय, तीन तरह के होते हैं जो आमतौर पर इन्वायरमेंट होते हैं। एक होता है डायनामिक, रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई चेंज आती रहती है, रोज़ आपको कोई ना कोई चीज़ आपको चेंज करनी पड़ती है, रोज़ आपका जो सा कंप्यूटर आपको जो सा टफ टाइम दे देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, डायनामिक चेंज। इसलिए आगे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट चेंज, बार बार चेंज आता है उसमें। ऐसा नहीं है आपने एक पॉलिसी बना ली, एक कल्चर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी को डेवलप कर लिया और वो डेवलप पॉलिसी जो सी वो आगे आने वाले 20-30 साल रहे, वो हमेशा चेंज होती रहेगी। दूसरा ये भी हो सकता है स्टेबल हो। स्टेबल से मुराद क्या है, मिनिमल उसके अंदर चेंज आए, ठीक है। मेजोरिटी जो सी है वो वजन 90% उसमें या 90% से बफ भी जो सा हो सकता है कि वो तमाम की तमाम चीज़ों के लिए एक ही प्लान बनाया जाए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उसको डेवलप करके दे दिया जाए, उसमें रोज़ ब रोज़ चेंज ना आए,
आपको पता होगा भाई मैंने जो चीज़ एक दफ़ा डेवलप कर दी है वो चीज़ आने वाले 10 साल 20 साल या 25 साल के लिए स्टेबल रहेगी। उसके बाद इन्वायरमेंट कम्प्लेक्सिटी, याद रखिएगा बाज़ जो चीज़ें होती हैं वो आपकी कम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं। आपको कल्चर भी नहीं सिखा सकता, आपको इन्वायरमेंट भी नहीं सिखा सकता, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हर चीज़ को डेवलप करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है ना, जिसको कहते हैं ना इन्वेंशन इज़ द मदर ऑफ ऑल नेसेसिटीज़। ठीक है ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो आपको नज़र आता है जैसी सूरत हाल होती है आप उस सूरत हाल के मुताबिक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर लेते हो। जैसे वो कहते हैं इन द नंबर ऑफ द कंपोनेंट इन द इन्वायरमेंट अमाउंट, आपके याद रखिएगा कितने मेंबर्स हैं जो कि किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में उसकी पॉलिसीज़ को बनाते हुए उसके डिसीजंस को करते हुए अफेक्ट हो रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक आपको मैंने कॉन्सेप्ट पीछे बताया था जिसमें आपको मैंने बताया था वन बॉस इज़ बेटर देन मैनी बॉसेस। याद रखिएगा जब आप जवाबदेही किसी एक बंदे को दे रहे हो ना तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता हो कि मैं भाई इस सीट पे बैठा हूँ, मेरी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या लाइबिलिटीज़ है, और कल को मैंने किस बंदे को जवाबदेह होना है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसमें हर बंदे को पता होता है कि मैंने भजन वो एक बंदे का कहाँ मानना है और उसके मुताबिक चलना है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो और आपको भजन एक बंदा कहता है मेरा मुताबिक ये ऐसे काम होना चाहिए, दूसरा कहता है जी मेरे मुताबिक ऐसे होना चाहिए, तीसरा कहता है जी मेरे मुताबिक ऐसे होना चाहिए, तो आप कहते हैं भजन ठीक है, एक ही बात मानूंगा तो दूसरा जो उनसे वो डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए वो फिर काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, देन वो जो बात करें वो कहते हैं जी इसमें डिग्री ऑफ चांसेस चेंज उनसे हैं वो दोनों में वो बता रहा है, स्टेबल और डायनामिक में। इसमें ओवरऑल जो बात की हुई है उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वो कहता है जी स्टेबल इन्वायरमेंट जो सा होता है उसमें कल को कोई भी चेंज आए तो आपको ज़्यादा रद्दोबदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर डायनामिक में अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको चेंज करते रहते हो, आप उसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ों को ऐड करते रहते हो। आपको नज़र आती हैं जैसे जैसे उसके अंदर फ्लॉज नज़र आते हैं, जैसे जैसे उनके अंदर बैकवर्डनेस नज़र आती है, आप वैसे उनको बेहतर करने की कोशिश करते हो। देन नेक्स्ट वो जो बात कर रहे हैं वो कहता है जी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर वो तमाम लोग हैं, इस टर्म को ऑलरेडी आपने सुना भी हुआ है, स्टेक होल्डर वो तमाम लोग हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के डिसीजंस कंपनी के परफॉर्मेंस से लिंक होता है। तो वो कहते हैं हु आर द स्टेक होल्डर, वो कहते हैं एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट आर अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। वो तमाम लोग जो कंपनी के डिसीजंस को कंपनी के एक्शंस को चेंज करने की ताकत रखते हो। मिसाल के तौर पर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर होते हैं, मिसाल के तौर पर क्रेडिटर होते हैं, मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने आपको लोन दिया वो होते हैं, मिसाल के तौर पर आपका सप्लायर होता है, कंपटीटर होता है जो आपकी पॉलिसीज़ को चेंज करवा सकता है। आपको नज़र आता है कि भाई वो फलां बंदा इस तरह से परफॉर्म कर रहा है और दूसरा बंदा जो उनसे वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके तमाम एक्शंस की वजह से वो दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कहते हैं इसमें दोनों लोग आ जाते हैं। कौन कौन से? इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल आपने पढ़ा सप्लायर्स है, इंटरनल आपने पढ़ा कस्टमर है। अब जाहिर बात है कस्टमर का जो डिज़ायर है उसी के लिए तो सारा कुछ क्रिएट किया जाता है। और आप ये समझ लें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्राइविंग सीट होती है, जो प्रॉफिट अर्निंग होती है, वो सारी की सारी डिपेंड ही कस्टमर की नीड के ऊपर कर रही होती है। कंपनी की हमेशा ये कोशिश होती है कि वही चीज़ डेवलप करके मार्केट में लेकर आए जो कि कस्टमर की नीड है, जो कि कस्टमर की डिज़ायर है, क्योंकि कस्टमर ख़रीदेगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। और यही चीज़ को देखना ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप है और मैनेजमेंट पे इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। देन वो कहता है जी वाई स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले वो कहता है जी द मोर सिक्योर द रिलेशनशिप द मोर इन्फ्लुएंस द मैनेजर विल हैव ओवर ऑर्गेनाइजेशन आउटकम। याद रखिएगा जितना कम आप ऑर्गेनाइजेशनल स्टेक होल्डर को डिस्टर्ब करोगे उतना ज़्यादा आपका डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपने ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेक होल्डर को कम से कम डिस्टर्ब करना है, कम से कम उसको चेंज करने की कोशिश करनी है, कम से कम उसके गेंस्ट जाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पॉलिसीज़ बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सेट करने वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ को देखता है कि वो चीज़ करे जो राइट है। राइट वो चीज़ होगी जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन
इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को काबिल कबूल होगी, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट के लोग हैं चाहे वो एक्सटर्नल वाले हों, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे लोगों की वो क्या कहते हैं एग्रेसिवनेस होगी, या वो जितना कम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, अग्रेसिव बिहेव नहीं करेंगे, वो कारोबार उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कारोबार उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा। देन इस चीज़ को वो कहता है जी ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, कस्टमर आ जाते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कारोबार के अंदर डिफरेंट किस्म की यूनियंस आ जाती हैं। यूनियंस कौन सी हैं, जो कि कारोबार में परफॉर्म कर रही हैं, और उस कारोबार को परफॉर्म करते हुए उनको तमाम के तमाम वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म की लेबर यूनियंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो कि कारोबार को परफॉर्म करते हुए ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजंस के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। शेयर होल्डर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल स्टेक होल्डर बिकॉज दे आर द ओनर। वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी के कैपिटल में इन्वेस्ट किया होता है, और वो कंपनी के कैपिटल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और उसके डिसीजंस के ऊपर 110% इनका राइट होता है। कम्युनिटीज़ हैं, वो तमाम लोग जो इर्द गिर्द के सोसाइटीज़ हैं में रहने वाले लोग हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। सप्लायर भी इसमें आ जाता है, मीडिया भी आ जाता है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, और ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बना कर दिए हैं, और आप उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के असूलों को क्या फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन अगली चीज़ जो वो बात कर रहे हैं वो है जी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हाउ कैन दीज रिलेशन बी मैनेज। इसके 4 स्टेप। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में लोगों के डिसीजंस मेकिंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, या ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहते हो जिसमें लोगों की कम से कम अग्रेसिवनेस आपको शो हो, तो उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर, आपको ये पता हो कि किन लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सेकंड, डिटरमिन रियल एंड पोटेंशियल कंसर्न ऑफ ईच स्टेक होल्डर, आपको ये पता हो कि कौन सा बंदा कितना और किस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद डिटरमिन वेदर स्टेक होल्डर इज़ अ क्रिटिकल, आपको ये पता हो क्या वो स्टेक होल्डर क्रिटिकल है या नहीं है, क्या वो कल को वायलेंस करेगा या नहीं करेगा, जो चीज़ आप परफॉर्म कर रही हो या परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहे हो क्या उसके अगेंस्ट जो है वो कल को जा सकते हैं या नहीं जाएंगे। देन वो कहता है जी डिटरमिन द स्पेसिफिक अप्रोच इज़ मैनेज इन रिलेशनशिप, और जैसा स्टेक होल्डर होगा उसके लिए वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करना, वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करना, और वैसा ही उसके लिए तमाम चीज़ों को बनाना ही यह आपकी जिम्मेदारी बनेगी। तो वो कहते हैं जी अप्रोच टू द स्टेक होल्डर ग्रुप बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना। आप किन बंदों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और क्या उनकी इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी भी है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और कारोबार में जब आपको किसी भी बंदे की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है तो वो कल्चर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हर एक लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर वो कहते हैं जी स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंस क्या है, याद रखिएगा ये एक ग्रिड उसने शो किया हुआ है जो कि आपको शो कर रहा है रिलेशनशिप का। सबसे ज़्यादा वो कहते जी 4 इसमें क्राइटेरियाज हैं। स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंस है एक तरफ, और दूसरी तरफ इन्वायरमेंटल सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हाईली अनसर्टन हो या हाईली लो अनसर्टेनिटी हो। आपका इन्वायरमेंट रोज़ रोज़ चेंज होने वाला होगा तो हाईली अनसर्टन होगा कि आज क्या है कल क्या होगा। लो अनसर्टेनिटी का मतलब है कि वो स्टेबल रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। और क्रिटिकली इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है, यानी कि कौन सा स्टेक होल्डर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम है। तो वो कहते हैं इसमें याद रखिएगा स्टेक होल्डर की 4 बड़ी चीज़ों के बारे में देखना है आपने, कि उसकी आप पर क्या स्पैनिंग है, उसका बाउंड्री क्या है, वो किन लिमिट्स के अंदर रहकर काम कर रहा है, आपने उसके साथ किस तरह से कोलेट किया हुआ है, किस तरह से उसके साथ पार्टनरशिप क्रिएट की हुई है, आपकी मैनेजमेंट पे वो किस तरह से असर डाल रहा है, ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। और फिर स्कैनिंग एंड मोनिटरिंग द इन्वायरमेंट, तमाम के तमाम इन्वायरमेंट को बार बार रीचेक करो, ये चेक करो कि कौन सा बंदा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा बंदा आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है। जब आप तमाम चीज़ों को डिटरमिन कर लोगे तो याद रखिएगा आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और कौन सी चीज़ आपके लिए कम इंपॉर्टेंट होगी विद रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो इंशाल्लाह हमारी जो सी है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये आज के लिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पार्ट 2 था, सेशन 2 था। और इसके अंदर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट होती है। दोनों सेशंस को देखने के बाद अगर आपको किसी तरह का कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरह का कोई कमेंट हो तो वो लीव ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह।